दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने उपस्थित जेपी सर। आज मैं ज्योतिष जेपी सर पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान से लेकर के हैं। भारतीय संविधान में आपको मैंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संपूर्ण वीडियो डाला। उसके बाद में हमने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद यानी केंद्र और राज्य की कार्यपालिका विधायिका वो अंग पढ़े, सरकार के अंग पढ़े। अब आज मैं आपको टॉपिक जो लेके आया हूँ, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। आज मैं आपको क्लियर करा के रहूंगा। ये भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां 12 हैं उनके बारे में एक एक करके मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक आप देखना है ताकि ये आपको समझ में आएगा। और मेरी कोशिश रहेगी जब मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद होगा और मैं याद करा के रखूंगा। तो चलते हैं हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो थोड़ा हम भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं। तो पहले लिख करके बता देता हूँ, बोलूंगा, आप लिखना भी है साथ साथ। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियां, तो ये जो अनुसूचियों की बात की है तो भारतीय संविधान के अंदर पहले आपको डेट याद रखनी है 26 नवंबर 1949। ये डेट याद रखनी है। 26 नवंबर 1949 को आपके 15 आर्टिकल्स लिखे गए और भारत को सौंपे गए। कितने? 15 आर्टिकल। कब? तो 26 नवंबर 1949। उसके बाद एक डेट है आपके, जो है आपके 26 जनवरी 1950, यानी इस दिन हमारा जो भारत देश है वो क्या बना था? गणतंत्र बना था। गणतंत्र बना था। गणतंत्र का मतलब लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार यानी जनता का शासन यहाँ से स्टार्ट होता है और जनता की मेन भूमिका रहती है। और गणतंत्र देश बना 26 जनवरी 1950 को। और हमारे संपूर्ण भारत में संविधान लागू हुआ। तो बड़े गर्व की बात है। बहुत बड़ा विशाल देश भारत देश है और वहां पे गणतंत्र देश को हम आज गणतंत्र देश के, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कहलाते हैं। तो ये दो डेट हैं, ये आप दो कंफर्म कर देना। एक 26 नवंबर 1949 और एक 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से भारत में संविधान लागू हुआ। वो डेट आपको पूछी जाएगी। एक आपके 15 आर्टिकल के तहत पहले सौंपे गए, ये कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल थे, उनको सौंपे गए 1 से 15 तक ये लगभग। तो ये आप याद रखना, ये डेट याद रखना है। अब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो इनमें क्या क्या आता है वो भी आपको लिखना है। नंबर 1, इनकी जो अनुसूची है वो आपके लिखी गई। तो इसमें भाग कितने हैं भारतीय संविधान में? तो आपको 22 भाग हैं आपके। अनुसूची कितनी है? अनुसूची, ये अनुसूची है। इस अनुसूचियों के बारे में याद रखना है। इसमें मूल संविधान में अगर क्वेश्चन अगर यहां से पूछा जाए तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी तो आपको आंसर देना है 8 अनुसूची थी। और अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में तो कितनी अनुसूची है? तो 12, यानी 8 + 4 यानी 4 हैं। जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, देश हमारा तरक्की करने लगा, तो इनमें 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। और ये जो अनुसूचियां है ये संपूर्ण भारतीय संविधान के क्या है? ये संपूर्ण भारतीय संविधान का निचोड़ इसमें लिखा गया है। इस अनुसूचियों में जो 12 अनुसूचियां हैं, इन 22 भाग हैं और आपके अनुच्छेद आर्टिकल, आपके कुल अनुच्छेद, ये संविधान की बात चल रही है। और संविधान में 395 अनुच्छेद है। कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी आपके 395 अनुच्छेद हैं। और अब की उप अनुच्छेद की बात करें, अगर उप अनुच्छेद की बात करेंगे तो आपके 400
64 या 65 लगभग हैं, ये उप हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान में कितने आर्टिकल से अनुच्छेद हैं, तो 395 आंसर देना है। अगर वो ये उप अनुच्छेद की बात कर दें, यानी संशोधन के आधार पर बात करें, तो आपके 464 या जो 65 है, जो ये बदली होते रहेंगे, ठीक है। और अनुसूची की बात करें, अगर मूल संविधान से संबंधित क्वेश्चन आए तो 8 अनुसूची आंसर राइट होगा। और अगर वर्तमान की बात करें कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपके 12 अनुसूचियां हैं, और बाद 22 है, और वर्तमान में भी 22 है। बस ये फैक्ट है, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं अनुसूचियों की ओर। तो नंबर 1 पहली अनुसूची, एक बार मैं लिख देता हूं, पहली अनुसूची। देखो, अब पहली अनुसूची की हम बात करेंगे तो इसमें अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद हैं वो आपके 1 से लगा करके 4 तक है। कितने तक? 1 से लगा करके 4 तक आर्टिकल है, याद रखना, 1 से 4। और इसमें क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 1 के आधार पर इसमें लिखा गया है, जो संपूर्ण भारत है वो राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। देखो, ये लिखा हुआ आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत एक बहुत विशाल देश है जिनकी आबादी विश्व में सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पे भारत की स्थिति है वर्तमान में, और 140-42 करोड़ की जनसंख्या भारत में है। तो इनमें क्या है, बहुत सारे राज्य हैं। देखो, निम्न स्तर से लगा करके उच्च स्तर तक, यानी नीचे स्तर से लगा करके ऊपर के स्तर तक, यानी ग्रामीण स्तर से लगा करके आपके हाई लेवल तक, मतलब आपके शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, संपूर्ण भारत में अगर विकास करना है तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग, यानी ग्रामीण स्तर की सरकारें हो गई, राज्य स्तर की सरकारें हो गई, और आपके केंद्र स्तर की सरकार होगी। ऐसे करके इनको डिवाइड किया है। तो भारत में कुल 28 राज्य वर्तमान में हैं, और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहली अनुसूची में लिखा है केंद्र और राज्यों के बारे में लिखा है। केंद्र और राज्यों के बारे में लिखा गया है। केंद्र और ये राज्य हो गए, ये तो आपके राज्य 28 राज्य हो गए, या आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए। केंद्र शासित प्रदेश, देखो 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। अब क्या हुआ था, वर्तमान की हम बात करें तो जो एक आप डेट याद रखना है, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को एक आपके 29वां राज्य बना था। 29वां राज्य बना था, वो राज्य था तेलंगाना। ये जो तेलंगाना राज्य बना था, ये आपके आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के कौन सा राज्य बना? आपके तेलंगाना राज्य बना। और इस तेलंगाना राज्य बनने के बाद हमारे राज्यों की संख्या जो कितनी हो गई थी? 29 हो गई थी। कितनी? 29 हो गई थी। फिर इसमें क्या हुआ, ये 28 वर्तमान में कैसे आए? तो ये 29 राज्य होने के बाद आपके क्या हुआ, 2000 अगस्त 2019 अगस्त 2019 में एक क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर। ये आपसे क्या था, एक केंद्र शासित एक राज्य था। जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य था, और इनको क्या किया, 2 भागों में, इनको 2 भागों में बांटा गया, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन किया गया, यानी 2 कौन कौन से? एक आपके जम्मू कश्मीर हो गया, और दूसरा आपका लद्दाख हो गया। और ऐसे करके ये एक जो राज्य था, इनको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा। तो यहाँ हमारे क्या हो गए, जो 29 जो राज्य थे, उनमें से अगर एक ये माइनस करेंगे तो आपके कितने राज्य बचेंगे? 28 राज्य बचेंगे। उसके बाद क्या हुआ, आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने? 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। इनको भी समझ लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हुए थे? आपके कितने हुए केंद्र शासित प्रदेश? 9 हुए थे। 9 कैसे हुए? जैसे ही इनको दो किया केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो पहले आपके कितने थे?
आपके 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब ये 7 से 9 हो गए। कितने हो गए थे? 9, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़े तो कितने? 7 + 2 9 हो गए। अब 9 के बाद ये 8 कैसे हुए? तो क्या हुआ आपके सन 2020, याद रखना है 2020 में एक केंद्र सरकार द्वारा जो जम्मू कश्मीर दमन व दीव, ये जो केंद्र शासित प्रदेश था दमन दीव, इनको नागर हवेली मुंबई नागर हवेली है, ये जो मुंबई में है, इनका क्या हो गया? आपके विलय कर दिया गया। कब किया? 2020 में विलय करने के बाद ये जो है एक बन गया और इसमें से एक माइनस हुआ, तो आपके कितने बच गए? आपके 8 बच गए। कंफर्म यहां से आपके क्वेश्चन अगर आता है तो आपके ये दादर नगर हवेली है, दादर नगर हवेली, ये मुंबई वाला है दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली का दमन दीव, ये जो दमन दीव था ये अलग से केंद्र शासित प्रदेश था। इनका विलय किसमें हुआ? 2020 में आपके दादर नगर हवेली में होकर के इन दोनों का विलय हुआ। तो अभी है दादर नगर हवेली दमन व दीव, ये एक केंद्र शासित प्रदेश रह गया और इन एक होने के बाद में इनमें से एक माइनस करेंगे तो 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश बच गए। तो अब आपको कंफर्म याद होना चाहिए 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनसे मिलकर के हमारा क्या देश बना? भारत देश बना। तो पहली अनुसूची में कहा है केंद्र और राज्यों का जो है बंटवारा कितना है? तो भारत एक राज्यों का संघ है, तो केंद्र और राज्यों का बंटवारे के बारे में इसमें बताया गया है। ये पहली अनुसूची थी। अब हम आते हैं आपकी दूसरी अनुसूची। अब दूसरी अनुसूची में आपको सीधा याद करना है वेतन, भत्ते, पेंशन। देखो अब वेतन, भत्ते और पेंशन की बात पहले में क्या है? केंद्र और राज्यों की बात की गई। दूसरी में क्या है? वेतन और भत्ते और पेंशन। और जो वेतन और भत्ते और पेंशन है वो किनको दिए जाएंगे ये आपको याद रखना है। वेतन हमारे भारत का सर्वोच्च जो व्यक्ति हैं, नंबर 1 राष्ट्रपति, इसके बाद में आपके नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 आपके पीएम प्रधानमंत्री, नंबर 4 राज्यपाल, नंबर 4 राज्यपाल, नंबर 5 आपके क्या कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नहीं सॉरी लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट यानी एचसी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और आपके नंबर 6 हाई कोर्ट के न्यायाधीश। या फिर याद रखना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और नंबर 7 पे आपके कैग, सीएजी कैग आपके, ये कैग यानी नियंत्रण महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा शिक्षक। तो ये कैग देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी जो राज्यसभा का पदेन सभापति, पीएम प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, आपके कैग नियंत्रण मालिका परीक्षक, इनको क्या दिए जाते हैं? पेंशन। इनको देखो रहने के लिए सुविधा दी जाती है, मकान दिया जाता है, पेंशन दिए जाते हैं, भत्ते दिए जाते हैं, इन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और आपके राष्ट्रपति की जो वर्तमान जो इनकम है वो आपके 5 लाख है। कितनी है? 5 लाख इनकी इनकम है। ये सबसे ज्यादा वेतन उठाने वाले हमारे सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति है भारत के, वो है। तो दूसरी अनुसूची खत्म हो गई। अब हम आते हैं तीसरी अनुसूची। अब तीसरी अनुसूची की बात करेंगे। देखो तीसरी में 3 अक्षर हैं, तो इनसे हो गया आपके शपथ,
शपथ। क्या आया? शपथ। अब शपथ कौन कौन लेंगे, ये आपके दिमाग में कुछ कुतुब होना चाहिए कि शपथ कौन कौन से लेंगे। तो शपथ की बात है, यानी शपथ का प्रारूप दिया गया है। किसका? शपथ का प्रारूप दिया गया है, शपथ। अब शपथ किनको दी जाती है? देखो, सबसे पहले शपथ किसको मिलेगी? जैसे कोई सरकार बनती है तो आपके लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, इनको शपथ दिलाई जाती है कि नहीं दिलाई जाती? आपके किस किस को शपथ दिलाई जाती है? और आपके जो आपके सांसद हैं, यानी आपके एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद प्लस आपके एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा के जो विधायक हैं, और एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो सांसद हैं, जो संसद में बैठते हैं, और एक संसद के मंत्री, संसद के जो मंत्री बनेंगे उन मंत्रियों को क्या मिलेगी? शपथ दी जाएगी। संसद के मंत्री का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, यानी लोकसभा, राज्यसभा और आपके विधानसभा, विधानसभा, इनमें क्या है? देखो, लोकसभा के जो सांसद होंगे उनको शपथ दिलाई जाएगी, राज्यसभा के जो सदस्य राज्य से आते हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी, और इन दोनों में जो मंत्री बनेंगे उनको क्या बनाएंगे? उनको शपथ दी जाएगी। इनके अंदर तो तीसरा क्या हो गया? संसद के मंत्री, राज्य विधानसभा के मंत्री, यानी राज्यों से जो आते हैं वो आपके मंत्री हैं। और यहाँ पे एक सॉरी, ये थोड़ा रह गया इसमें आप राज्यपाल लिख दिया, सॉरी, हो गया काम। तो राज्यपाल है, तो राज्यसभा के सांसद ये भी आएंगे, और आपके विधानसभा के जो सांसद है और केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और पुडुचेरी हैं, वहां की विधानसभा के जो मंत्री हैं वो, और राज्यों के जो मंत्री हैं उनको क्या होगी? तीसरी में शपथ। आपको तीसरी अनुसूची देखो, पहले याद कराता हूं। पहली अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यानी आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के पहली अनुसूची का निर्माण। दूसरी अनुसूची में आपके दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन और किन किन को दिया जाता है। आपके दिमाग में कुछ आना चाहिए कि हम पेंशन किन किन को मिलती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपके राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, कैग के न्यूनतम माल्य का प्रतिशत, और ये जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको भी पेंशन मिलती है। तो आपके लिख दी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनको भी क्या मिलेगी? आपके शपथ दिलाई जाती है, इनकी भी शपथ दिलाई जाती है। तो लोकसभा अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, और राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति होता है, उनको भी शपथ दिलाई जाती है। इनको सांसद के रूप में भी शपथ दिलाई जाती है, और उसके बाद वो सभापति बनते हैं तब भी इनको शपथ दिलाई जाती है। तो पहली, दूसरी, तीसरी अनुसूची आपको याद हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं चौथी, पांचवी, छठी समझाता हूँ। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं मिटाता हूं। चलो, आपको समझना साथ साथ में। तो अब अपन चलते हैं चौथी अनुसूची। कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची में चौथी अनुसूची, कौन सी अनुसूची? आपके चौथी अनुसूची की बात करते हैं। अब जो चौथी अनुसूची है वो चौथी अनुसूची के बारे में हम समझते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है? तो आपको याद रखना है आपके राज्यसभा, किसकी बात की है? राज्यसभा। अब राज्यसभा की बात में, राज्यसभा का मतलब क्या हुआ? ये सब विधानसभा के द्वारा सुनकर के, विधानसभा द्वारा सुनकर के किसमें आते हैं? मेंबर आपके राज्यसभा में आते हैं। तो केंद्र और राज्य, तो इसमें लिखना है राज्यसभा, यानी केंद्र व राज्यों के मध्य सीटों का बंटवारा। याद हो जाएगा, सीटों का क्या है?
बंटवारा। यानी जो 34वीं अनुसूची है इनमें कहा गया है कि राज्यसभा के सीट हैं उनको अलग अलग राज्यों को कितनी कितनी सीटें दी गई हैं, अलग केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें दी हैं, तो उनके अनुसार केंद्र और राज्यों के मध्य सीटों का जो बंटवारा है वो आपके 34वीं अनुसूची में दिया गया है। कौन सी अनुसूची में दिया गया है? 34वीं अनुसूची में दिया गया है। तो 34वीं अनुसूची होगी। और आर्टिकल अगर याद करना है तो अनुच्छेद 4(1) में ये बात बताई गई है। 34वीं अनुसूची यानी राज्यसभा के अंदर केंद्र और राज्य के मध्य सीटों का सबसे बड़ा जो राज्य है हमारा यूपी है, तो यूपी से आपके 31 सदस्य हैं वो राज्यसभा में पहुंचते हैं। और हमारे राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के 10 सांसद हैं जो आपके राज्यसभा में पहुंचते हैं। ऐसे करके अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 4 सांसद ऐसे हैं जो आपके केंद्र शासित प्रदेश से आपके कहां पहुंचते हैं? राज्यसभा में। तो 34वीं अनुसूची यानी राज्यसभा यानी केंद्र और राज्यों के मध्य सीटों का जो बंटवारा है वो आपके 34वीं अनुसूची में ये एक अलग है। अब हम आते हैं 5वीं अनुसूची। कौन सी? 5वीं अनुसूची। देखो 5वीं अनुसूची और आपके 6वीं जो अनुसूची है, 5वीं अनुसूची और आपकी जो 6वीं अनुसूची है वो आपको याद करना है। इनका जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है 244(1) में बताया गया और इसके बाद में 244 में भाग 1 क ख और जो बताया गया अभी मैं समझाऊंगा। तो 244(1) और जो 6वीं अनुसूची है आपके, जो 6वीं अनुसूची है आपके 6वीं अनुसूची है, इसमें आपके आर्टिकल अनुच्छेद हैं वो आपको याद रखना है 244(2). इसके तहत 6वीं अनुसूची का वर्णन है। अब 5वीं और 6वीं साथ साथ पढ़ते हैं, 5वीं और 6वीं साथ साथ पढ़ते हैं। तो देखो 5वीं जो अनुसूची है दोनों को एक ही साथ याद करना है, एक साथ याद हो जाएगी। 5वीं अनुसूची है वो आपके SC प्लस ST यानी शेड्यूल कास्ट और आपके शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति इनके प्रशासन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? प्रशासन की बात की गई है। प्रशासन का मतलब ये कि इनको हमेशा भारत के लोगों ने क्या किया है, इनके साथ शोषण किया है, इनको दबाने की कोशिश की है। आज भी स्वातंत्र के बहुत सारे मामले आते हैं, किसी को मुझ के आधार पर मारा जाता है, किसी को किसके आधार पर मारा जाता है। ये जो समस्या थी तो इन जो शेड्यूल कास्ट है इनके पास SC और ST के पास में नई जमीन है, नहीं इनके पास रोजगार है, जो जंगल में रहते हैं, खान पान के लिए इनके पास पैसे नहीं है, बच्चों को शिक्षा देने में, तो उनका उत्थान करने के लिए भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में और 6वीं अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है कि इनको ऊपर उत्थान यानी ऊपर बढ़ाने के लिए इनको क्या दिया है? सुविधा दी जाए। इनको प्रशासन में क्या है? सुविधा दी जाए, तब जाके आपके इनका उत्थान होगा, तभी भारत विकास कर सकता है, नहीं तो भारत विकास नहीं करेगा। तो ऐसी आपके इस 5वीं और 6वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 244(1) क के अंदर इनका निर्वाचन की बात की गई है। क के अंदर क्या किया है? नंबर क देखो, क याद रखना है, निर्वाचन। निर्वाचन यानी ये अगर इलेक्शन में खड़े होते हैं तो इनको भी आपके आरक्षण के तहत इनको सीटें दी गई है, रिजर्व सीटें दी गई है और उन सीटों के आधार पर ये आपका निर्वाचन होंगे और यहाँ पे संसद में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे। तो एक उत्थान की बात की गई। नंबर दो में इन्होंने जनजाति परिषद की बात की है, यानी जनजाति सलाहकार परिषद, जनजाति सलाहकार परिषद की बात है वो आपके ख में की गई है। इसमें ख में की गई है और जो ग है जो आपके अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों का विकास समझ लो, समझ में आया? तो
तो ये तीन ऐसी बातें 5वीं अनुसूची में आपको SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की बात की गई है, और क ख ग में ये इनकी बात की गई है। क में निर्वाचन से संबंधित बात है, ख में आपके जनजातीय सलाहकार परिषद को बना हुआ है, और ग में आपके अनुसूचित क्षेत्रों का विकास की संबंधित बात की गई है। अब हम 6वीं अनुसूची की बात करें तो ये SC को हटा देते हैं और खाली SC ST की बात की है। किसकी बात की है? ST की, यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के उत्थान की बात की है, यानी प्रशासन की बात की गई है, क्योंकि ये लोग हैं जो जंगल में रहते हैं और उनके जीवन यापन है वो के जंगलों में निकलता है। तो इनको भी उठाने के लिए इनका पूरा, तो इसके अंदर 4 अपने को राज्य हैं जो आपके इसमें गिने गए हैं। वो 4 राज्यों की मैं ट्रिक बताता हूं। अम्मी में त्रिपुरा, अम्मी में त्रिपुरा, बस ये आपको याद रखना है। ये एक ट्रिक है, आप ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हो। अम्मी में त्रिपुरा, अम्मी में त्रिपुरा, यानी अ से आपका असम, मी से आपका मिजोरम, में से आपका मेघालय, और आपके त्रिपुरा से त्रिपुरा। ये जो 4 राज्य हैं, कितने राज्यों की बात की है? ये जो 4 आपके जो उत्तर पूर्व में ये जो आपके 7 सिस्टम में 4 राज्य जो बसे हुए हैं, इन राज्यों में जो रहने वाले वहां के लोग हैं, उन अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके उत्थान के, उनके प्रशासन के, उनके चुनाव के, उनके मतलब जीवन को ऊपर उठाने के लिए अनुसूची 6 में उनका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 244(2) और यहाँ पे आर्टिकल 244(1) की बात की गई है। इसको क ख ग में बांटा गया है, और ये आपके 5वीं और 6वीं याद होगी। देखो मैं पहले बता देता हूँ। पहली अनुसूची में केंद्र और राज्यों के अंदर कितने बड़े भूभाग में बटे हुए हैं, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके आधार पर उनको पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में आपको क्या बताया गया है? दूसरी अनुसूची में पेंशन, वेतन और भत्ते की बात की गई है, यानी राष्ट्रपति को पेंशन मिलेगा, आपके किसी को मिलेगा, राज्यपाल को पेंशन मिलेगी, आपके प्रधानमंत्री को पेंशन मिलती है, और आपके सांसदों को पेंशन मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन मिलती है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन मिलती है, आपके न्यूनतम माप लेखा परीक्षक 248 यानी कैग को भी आपकी क्या मिलती है? पेंशन, वेतन और भत्ते मिलते हैं। उसके बाद में तीसरी अनुसूची की बात करते हैं, तो उनके शपथ ग्रहण की बात की गई है, यानी मंत्रियों का शपथ होगा, आपके सांसदों का शपथ होगा, आपके MLA का शपथ होगा, और जो भी है इनके अंदर आते हैं विधानसभा के सदस्य से आए हुए सदस्यों का, राज्यसभा से आए हुए उन सभी सदस्यों का क्या होगा? आपके क्या होगा? उसका शपथ दिलाई जाएगी। अब तीसरी हो गई। उसके बाद में 4वीं अनुसूची की बात करते हैं। इनमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा की बात की गई है, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी कितनी सीटें आएंगी। उनके अनुसार सबसे बड़ा राज्य यूपी है। यूपी से आपके कितने 31 मेंबर चुन करके आएंगे राज्यसभा में, और आपके राजस्थान से जैसे 10 आएंगे, ऐसे अनेक राज्यों से अलग अलग प्रकार के जो लोग है वो चुन करके कहाँ आएंगे? आपके इसमें राज्यसभा में पहुंचेंगे। केंद्र शासित प्रदेश से 4 ऐसे है सांसद, जो 4 हैं, तो वहां से भी एक सांसद चुन करके आपके राज्यसभा में पहुंचेंगे। 4वीं अनुसूची हो गई। 5वीं और 6वीं अनुसूची मैंने बताई, ये आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र से संबंधित है, और जो 6वीं अनुसूची है वो ओनली आपके अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, और उनके अनुसार उनमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की बात की गई है, और उनका सूत्र भी मैंने आपको ट्रिक बताई। अमी में त्रिपुरा, यानी अमी में त्रिपुरा। अमी में त्रिपुरा कहाँ है? अमी में, यानी अ से असम, मी से मिजोरम, में से मेघालय, त्रिपुरा से त्रिपुरा। ये आपके 4 राज्य, ये आपके 6वीं अनुसूची की बात की गई है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लो, और उसके बाद में मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। 7वीं 8वीं, ये 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 7वीं जो अनुसूची है, देखो स से 7वीं और स से आपके लिखना है आपको संघ सूची, यानी सूची। देखो स से 7वीं और सूची से सूची, तो इसमें क्या है? केंद्र, राज्य और आपके संपत्ति, यानी 3 सूचियों की बात की गई है। कितनी सूचियों की बात की गई है? 3 सूचियों की बात की गई है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और आपके समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ये क्या है? संघ सूची, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। 7वीं सूची, यानी केंद्र व राज्यों
के मध्य शक्तियों का क्या हुआ है, शक्तियों का बंटवारा या विभाजन। कैसे, अब मैं समझाता हूं। देखो, एक हमारी केंद्र सरकार है, एक हमारी राज्य सरकार है, और निम्न स्तर पे आपके ग्रामीण और शहरी सरकार है। तो ऐसी जब सरकार है तो इनमें क्या कहा कि अगर कोई भी विधेयक या बिल लाते हैं, वो कानून अगर लाते हैं तो उनमें शक्तियां दी गई है कि किस विषय पे कौन से कानून ला सकते हो, कौन सी विषय पे कौन लाएगा, केंद्र सरकार किस विषय पे लाएगी, राज्य सरकार किस विषय पे लाएगी, और दोनों सरकारें, राज्य और केंद्र मिलकर के संपत्ति सूची में कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है, वो तो यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा गया है, इन तीनों का आप एक सारणी बना सकते हो। तो मैं बना के बताता हूं आपको। संघ सूची ये हो गया, इसके बाद राज्य सूची, और उसके बाद में आपके संपत्ति सूची, और एक सूची और है वो मैं बाद में बताऊंगा, आप ये पहले समझ देते हैं। ये आपके क्या है, जैसे 3 नंबर पे आपके ये हो गया, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे। अब इसमें क्या क्या है वो समझ। देखो, जो संघ सूची है इनमें सबसे पहले 97 इनके अंदर विषय थे। विषय कितने थे? 97 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय है। राज्य सूची थी, वर्तमान पहले कितने 66 विषय थे, और वर्तमान में घट करके आपके कितने हो गए? 61 विषय। और जो संपत्ति सूची है इसमें पहले आपके 47 विषय थे, और वर्तमान में आपके 52 विषय हैं। बस ये आपको याद रखना, एक लाइन ये आपको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो आपके 100 विषय वर्तमान, राज्य सूची में कितने हैं तो 61 है, और आपके संपत्ति सूची में कितने हैं तो आपके 52 हैं। अब इसमें कौन कौन है, किस किस विषय पे, यानी केंद्र सरकार है, वो आपके केंद्र, संघ सूची का मतलब आपके केंद्र सरकार की बात कर रहा है, यानी केंद्र की बात करिए, यानी केंद्र कानून बनाएगा। राज्य पे आपके राज्य कानून बनाएगा, और संपत्ति राज्य प्लस केंद्र दोनों आपके कानून बना सकते हैं। और इन सब में अगर अंतिम रूप से निर्णय की बात करेंगे तो अंतिम कानून किसका माना जाएगा? जो संघ सूची द्वारा, जो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून माना है बनेगा, वो आपके मान्य होगा। अगर कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है तो जो केंद्र सरकार द्वारा, यानी केंद्र में जो कानून आपके बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा और आपके संसद द्वारा जो बनेंगे, उनके आधार पर वो मान्य होगा। तो उनके कितने विषय हैं? 100 विषय। सबसे कौन कौन से विषय इसमें आएंगे? जैसे आपके रेल हो गई, केंद्र द्वारा रेल हो गई, आपके विदेश हो गया, यानी विदेश संबंधी कोई विषय हो, आपके रेल हो गए, डाक तार हो गया, अपने डाक हो गया, आपके तार विभाग हो गया, आपके परमाणु हो गया, आपके रेल हो गया, परमाणु हो गया, आपके परमाणु हो गया, गृह विभाग हो गया, रेल हो गया, विदेश हो गया, डाक तार, परमाणु ऊर्जा हो गया। ये जो विषय हैं आपके, इन विषयों पे, गृह, परमाणु, ये जो विषय हैं, इन विषयों पे आपके कौन कानून बनाएगा? तो आपके ये केंद्र सरकार है, वो आपके कानून बनाएगी। कौन सरकार बनाएगी? आपके केंद्र सरकार है, वो कानून बनाएगी। कौन सी बात कर रहे हैं हम? 7वीं की बात करते हैं। आपके विदेश हो गया, रक्षा हो गया, ये इतने सारे जो मंत्रालय है, ऐसे करके आपके 100 विषयों पे जो कानून बनेंगे वो आपके कौन बनाएंगे? संघ सूची में आएगा। संघ सूची का मतलब केंद्र सरकार है, इस पे अपना कानून बना सकती है। अब हम राज्य सूची की बात करते हैं तो इनमें क्या आएगा? आपके स्वास्थ्य आएगा, आपके कृषि आएगा, इस पे कौन बनाएगा? स्वास्थ्य है, आपके कृषि हैं, इस विषय पे आपके कौन जो कानून बनाएगा? वो आपके राज्य सरकार है, वो कानून बनाएंगे। आपके स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, आपके स्थानीय शासन हो गया, स्थानीय शासन हो गया। इस पे आपके जो सरकार है वो आपके राज्य सूची के विषय में आएंगे, और राज्य सरकार है इस पे कानून बनाएगा। अब उसके बाद में आते हैं हम संपत्ति सूची की बात करते हैं। जैसे आपके शिक्षा हो गया, आपके वन हो गया, ये क्या है? ये संपत्ति विषय का सूची का जो विषय है, इसमें आपके राज्य भी इस पे कानून बना सकती है, और आपके केंद्र भी इस पे कानून बना सकती हैं, यानी दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। ये आपके इसके बारे में आपको मैंने बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा।
आप दूसरी एक और विषय है, वो है अपशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो आपके 1950 की बात कर रहा हूं। 1950 में अवशिष्ट शक्तियों के बारे में लिखा है कि ऐसी सरकार में कहीं अगर विघ्न या समस्या आ जाए तो उन पे कानून कौन बनाएगा, तो आपके संसद हैं, उनको सर्वोच्च माना गया है, यानी संसद जो कानून बनाएगी वो आपके मान्य होगा। 1950 के तहत अवशिष्ट शक्तियों की बात की गई है। जैसे अभी टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी पे अगर कोई कानून बनाएंगे तो आपके कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। उनको किसमें रखा गया है, अवशिष्ट शक्तियों के रूप में रखा है। 1950 में ऐसे खाली स्थान रखा गया था, तो उसके जो कानून है वो आपके कौन बनाएगा, तो ये आपके अवशिष्ट शक्तियों पे बनाया जाएगा। तो ये आपके मैंने 7वीं अनुसूची की बात की। अब इसमें आर्टिकल की बात करें तो आपके 246 अनुच्छेद 246 अनुच्छेद आर्टिकल के तहत इनमें ये सूची में बताई गई हैं 7वीं। अब हम आते हैं 8वीं अनुसूची। कौन सी? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में एक बार फिर आपको पूरा संपूर्ण समझाऊंगा। जो 8वीं अनुसूची है ये भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषाओं से, यानी भाषाएं हैं, यानी मानक भाषा। कौन सी? मानक भाषा। अब मानक भाषा की बात की गई है। कौन सी बात की गई है? मानक भाषा की बात की गई है। अनुच्छेद याद करना है 344 1 और आपके 351। ये आर्टिकल दोनों हैं जो भाषाओं से संबंधित है, और राज्य भाषा की बात करें वो अलग है, आपके वो अलग है, वो समझाएंगे। अब है मानक भाषा। तो टोटल हमारे जो 1950 की बात करें तब आपके शब्द मानक हिंदी भाषा था, यानी क्षत्रिय भाषा थी, ये शब्द भाषा को मान्यता मिली थी। और उसके बाद में अब +1 हो गया, फिर +3 हो गई और +4, और ऐसे करके वर्तमान में आपके कितनी भाषा हैं? आपके 22 भाषाएं हैं। मानक भाषा कितनी है? 22 भाषाएं जो हिंदी से मिलकर बनती है मानक भाषा, और उनमें 22। तो अब पहले क्या है, इसमें संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें 3 संशोधन हुए। एक तो होगा 21वां संविधान संशोधन हुआ, तब एक भाषा बनी जिनका नाम था सिंधी। कौन सा नाम था? सिंधी, याद रखना है। फिर इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ, और 71वें संविधान में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। और वो 3 भाषा कौन कौन सी थी? तो आपके एक तो है मणिपुरी, एक आपके नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, नेपाली और आपके कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ये 3 भाषा है। इसमें भी हना आ रहा है, और इसमें 2 तो हनाना वाली और एक आपके नेपाली। तो ये 3 71वां संविधान संशोधन हुआ, तब आपके इनको जोड़ा गया। और उसके बाद में एक आपके 92वां संविधान संशोधन। यहाँ तो देखो 21 के बाद 71, और उसके बाद में 91 नहीं 92। तो 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा। इसमें आपको ट्रिक अगर याद करना है तो मैं बता देता हूँ, बोडो मास। बोडो मास, ये बो से आपके बोडो, आपके 2 से डोगरी जो आपके जम्मू कश्मीर वाली है, और 9 से मैथिली जो यूपी वाली मैथिली, और मां से मैथिली, और 6 से आपके संथाली जो आपके मिजोरम, वहां मेघालय, वहां की बात है। तो बोडो मास के आधार पर ये 4 भाषा जोड़ी। ऐसे करके आपके टोटल आपके कितनी भाषा हैं? टोटल आपके अभी वर्तमान 8वीं अनुसूची में 22 मानक भाषाओं का वर्णन उल्लेख मिलता है आर्टिकल 344 1 और 351 के तहत। तो ये आपके 8वीं अनुसूची होगी, आपको समझ में आया होगा। अब 8वीं के बाद में हम 9, 10 और 11, 12, ये 4 हैं जो वर्तमान में नहीं है। इनको हम समझेंगे। आप इसकी शॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो। अब साथ में समझेंगे, ये नया है, और नए को देखो 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, ये आपको 8, पहले 8 थी, उसके बाद में 4 बढ़ करके आपके कितनी बन गई है? आपके 12 हो गई अनुसूचियां। तो अभी ये नई जो है
अब हम नई को समझते हैं, अच्छी तरह से समझेंगे और आपको पूरा मेरे हिसाब से पूरा समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ में आएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आएगा। ये मेरी पूरी कोशिश है कि आपको समझ में आएगा। अब पहले आते हैं 9वीं अनुसूची, उसके बाद मैं यहां लिख देता हूं 10वीं अनुसूची, उसके बाद में यहां पे 11वीं अनुसूची, और उनके बाद में 12वीं अनुसूची। ठीक है, पहले हम 9वीं पढ़ते हैं। देखो अभी याद हो जाएगी आपको, साथ साथ में याद हो जाएगी कि 9वीं अनुसूची में क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आर्टिकल है तो आपके अनुच्छेद 31 की बात है, ये इनके एक आर्टिकल है जो 9वीं अनुसूची की बात करता है, वो आपके हैं भूमि सुधार की बात करता है। कौन सी 9वीं अनुसूची? भूमि सुधार संबंधी प्रारूप दिया गया है, भूमि सुधार। और इसमें 2 संशोधन हैं, वो आपको याद रखना है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 और एक यहाँ पे वाद है, वो भी बता देता हूं। वो वाद क्या था? आपके IRL हो बनाम तमिलनाडु सरकार। ये वाद है, और ये वाद कब आया? 24 अप्रैल 1973। ये आपको याद रखना है डेट। ये वाद का प्रश्न यहाँ से पुट हो सकता है। कौन सी अनुसूची से संबंधित है? आपकी 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? एक तो भूमि सुधार के बारे में बताया गया है, और एक आपके क्या बताया? IRL हो बनाम तमिलनाडु सरकार की बात बताई गई है। तो इसमें क्या है वो आपको मैं बताता हूं। क्या होता था कि कोई भी सरकार अगर जब कानून बनाती है, इसमें लगभग वर्तमान में 284 यानी इसमें जोड़े गए कानून है, जोड़े गए। कितने कानून? 284 जो कानून है वो सरकार द्वारा 9वीं अनुसूची में डाले गए। कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में डाले गए। तो बहुत सारे सरकार ने क्या किया? दुरुपयोग किया है। जैसे क्या हुआ था, जैसे मैं एक उदाहरण देके समझाता हूं कि भारत सरकार ने कोई कानून लाया, और वो कानून ला करके जब वो अगर 9वीं अनुसूची में पास होने के बाद, कानून कौन लाता है? आपके लोकसभा में लाया, लोकसभा में पास होने के बाद आपके राज्यसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास भेजा गया, और राष्ट्रपति ने भी उनके हस्ताक्षर के लिए कानून बन जाता है। और जैसे ही कानून बन गया, और उस प्रतिलिपि को किसमें डाला? उस कानून को आपके जब 9वीं अनुसूची में डालते हैं, तो वो जो कानून है वो वाद योग्य नहीं होगा, यानी न्यायालय उस पर समीक्षा नहीं कर सकते, यानी वाद योग्य नहीं होगा। जब भी कोई कानून हो, चाहे वो आरक्षण से संबंधित कानून हो, चाहे वो आपको रिजर्वेशन के आधार पर हो, किसी भी संबंधित जो कानून हो, चाहे वो भूमि से संबंधित कानून हो, और अगर उसको बनाने के बाद में अगर उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, रख दिया जाए, तो उसको न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उस पर फैसला नहीं दे सकती, यानी वो वाद योग्य नहीं होगा, उस पर कोई बहस नहीं होगी। जबकि उसके बाद में तमिलनाडु सरकार और आपके IRL हो बनाम सरकार, तमिलनाडु सरकार के बीच में एक वाद आया जो सुप्रीम कोर्ट में 1973 में 24 अप्रैल 1973 में एक वाद आया, और उसमें उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 1973 से पहले जो भी कानून बने थे, अगर वो 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं, तो आपके जैसे आपके SC/ST एक्ट को डाला गया है, तो वो वाद योग्य नहीं है, वो आपके वाद योग्य नहीं है, उस पर न्यायालय कोई भी समीक्षा नहीं कर सकता। उसी तरह 24 अप्रैल 1973 के बाद में अगर कोई सरकार द्वारा कानून ऐसा बनता है, तो वो 9वीं अनुसूची में डालने के बाद भी
वो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये वाद याद रखना है, IRLO बनाम तमिलनाडु सरकार 24 अप्रैल 1973। इसके बाद में अगर सरकार कोई कानून बनाती है और 9वीं अनुसूची में रखती है, उसके बाद भी वो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उस पर समीक्षा कर सकती है और अपना फैसला दे सकती है, यानी वाद योग्य है। तो 1973 के बाद में तो आपके वाद योग्य के बाद कोई भी कानून बन के आएगा और अगर 9वीं में डालेंगे, 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, फिर भी वो क्या है, वाद योग्य है। न्यायालय में वाद योग्य है। ओके। और अगर इससे पहले 1973 24 अप्रैल 1973 के पहले अगर कोई कानून लाया गया और 9वीं अनुसूची में डाला गया, तो आई होप वो कानून है वो न्याय योग्य, वाद योग्य नहीं है, यानी न्यायालय है, आपके जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर समीक्षा नहीं कर सकता। ये 9वीं अनुसूची की बात की गई है। और एक दूसरा है आपके भूमि सुधार संबंधी 9वीं अनुसूची में 2 आपके उल्लेख है। और जो भूमि सुधार अधिनियम है, इसमें प्रथम संविधान संशोधन हुआ था और उसका है 1951 में, और भूमि सुधार से संबंधित कानून लाया गया। 2 समझ में आया। अब आते हैं हम 10वीं अनुसूची। 10वीं में देखो द दिया हुआ है, और 10वीं में आपके राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, PM आपके कौन थे, राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। उनके द्वारा संसद में एक बिल लाया, उनका नाम था दल बदल कानून। यानी कोई भी दल बदल कानून का प्रारूप दिया गया, यानी कोई भी, पहले क्या होता था, भारत एक विशाल देश है तो उनमें बहु दलीय व्यवस्था है, यानी छोटे छोटे दल मिलकर के बहुत सारे दल हैं, जो आपको चुनाव के मैदान में आपने सुना होता है, या कभी लोकसभा का वर्तमान जैसे चुना हुआ, तो बहुत सारे दलों ने इनमें भूमिका निभाई। और RFP हो, जैसे आपकी BJP हो, आपकी गठबंधन NDA हो गया, इंडिया गठबंधन, ये क्या है, बहुत सारे दलों को मिला करके एक बड़ा गठबंधन बनाया गया। बहुदलीय व्यवस्था भारत सरकार के अंदर है, और उस बहुदलीय व्यवस्था के अंदर क्या होता था कि छोटे जो दल है उन्होंने अपनी मनमानी शुरू की, और वो क्या करते थे, जीतने के बाद में आपके वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इसलिए इसमें क्या कर दिया, आपके इसमें कानून लाया, और कानून ला करके उसमें परिवर्तन किया गया। इसमें एक तो ये हो गया दल बदल कानून हो गया, ये आपके 1985 में लाया गया। उसकी में लगा 1952वां संविधान संशोधन। तो इसमें 2 संशोधन है। नंबर 1 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी सरकार थी, उस टाइम में लाया गया, उनका नाम था दल बदल कानून। उसके बाद में इसमें एक और परिवर्तन आया, 91वां संविधान संशोधन हुआ, 2003 में हुआ। कब हुआ 91वां संविधान संशोधन? 2003 में हुआ। और इसमें कहा कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, इसका टॉपिक मैंने आपको समझाया था, मंत्री परिषद है वो आपके क्या कहेंगे, इनको इनकी संख्या है वो निश्चित करने का ये कानून लाया गया। निश्चित का मतलब क्या हो गया कि जो ये मंत्री परिषद है इनकी संख्या है वो निश्चित होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। आपके नहीं तो क्या होता है कि ये जो लोकसभा होती है वो लोकसभा में मंत्री परिषद बनती है, जब मंत्री परिषद बनती है तो मनमाने तरीके से प्रधानमंत्री इनका दुरुपयोग कर सके, तो अब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 91वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया और मंत्री परिषद की जो संख्या है वो आपके निश्चित कर दी। यानी निश्चित कितनी की है? तो 15% निश्चित की है। विधानसभा में भी 15% मंत्री परिषद बन सकती है और आपके लोकसभा में भी 15% है जो मंत्री परिषद बन सकती है। तो ये 2 संविधान संशोधन 10वीं अनुसूचित से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है और 91वां संविधान संशोधन मंत्री परिषद से संबंधित है। तो ये आपको आई होप कि 10वीं अनुसूची आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं 11वीं और 12वीं। 11वीं और 12वीं है वो हम साथ साथ समझते हैं। 11वीं और 12वीं अनुसूची को साथ साथ समझते हैं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और एक है 12वीं अनुसूची। आपको समझ में आ जाएगा, अभी एक जब समझ में आएगा इसमें क्या है। 11वीं अनुसूची और आपके जो 12वीं जो अनुसूची है उसमें आपको याद रखना है, इसका आर्टिकल आपको याद रखना है। एक तो है 102 है और एक है आपके 102 और 101। 101 ये 2 इसमें क्या है, अनुच्छेद आर्टिकल दिए गए। एक 102 दिया गया है, 102 भाग 2 और भाग 2, ठीक है। 102 और 101 इसमें 11वीं अनुसूची है, ये आपके ग्रामीण स्वशासन की बात करती है। किसके स्वशासन की? ग्रामीण स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन
ग्रामीण स्वशासन। साथ साथ पढ़ेंगे, तुलनात्मक पढ़ेंगे। 11वीं अनुसूची में ग्रामीण स्वशासन की बात की गई और जो 12वीं जो अनुसूची है इनमें आपके शहरी या नगरी नगर स्वशासन की बात की गई। अब क्या है, याद हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में आपके ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात यानी ग्रामीण स्वशासन की बात की गई और आपके 12वीं अनुसूची में आपके नगर स्वशासन की बात की गई है। 12वीं में कौन सी की गई है, नगर स्वशासन की बात की गई है। 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं जो ये बिता देता हूं, आप देख लेना, ठीक है। देखो 11वीं अनुसूची है, इसमें क्या है, कहां से कहां तक इसमें लिए गए कानून लिए गए हैं, विषय लिए गए हैं। देखो तो 243 ए से 243 ओ तक, यानी ए यानी क, हिंदी में आप कहोगे तो क से अणा तक, यहां तक, यानी 243 आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक आपके इसमें लिए गए, इसमें 11वीं अनुसूची में लिए गए। और जो 6वीं अनुसूची है इनमें 243 आपके पी से लगाकर 243 आपके जेड जी तक, बस ये आपको याद रखना है। इसमें 243 से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, उसके बाद में पी क्यू आर एस टी यू जेड तक और आपके जी, ऐसे करके ये इनको बांटा गया है इन विषय। अब उनको इनके ग्रामीण जो है इनमें एक संविधान संशोधन हुआ और उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, दोनों को संवैधानिक दर्जा। इनको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, कौन से संविधान संशोधन में दिया गया, तो याद रखना आपको 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, इन अधिनियम बना 1992 को और आपके 1993 को क्या हो गया, लागू हो गया भारत देश में। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इनको ग्रामीण स्वशासन को 11वीं अनुसूची में क्या दे दिया, संवैधानिक दर्जा दे गया, यानी मान्यता मिली इनको, संविधान के आधार पर इनका विकास होगा। तो ऐसी मान्यता कौन से संविधान संशोधन में दिया गया, आपके 73वां संविधान संशोधन हुआ। उसी तरह 12वीं अनुसूची में आपके 74वां संविधान संशोधन हुआ, यानी 77वां संविधान संशोधन हुआ और वो भी 1992 में आया और लागू जो हुआ वो आपके 1993 को लागू हुआ। ये डेट आपको कंफर्म याद रखनी है। अगर अधिनियम की बात पूछे तो 1992 ये अधिनियम पहले आता है, अधिनियम बनता है और उसके बाद इस कानून को लागू किया जाता है, यानी संसद में पास करके इनको लागू किया जाता है। तो लागू हुआ वो आपके 1993 में हुआ दोनों, और आपके जो अधिनियम बना वो आपके 92 में बना। इसलिए 73वां संविधान संशोधन में कहीं 1992 या कहीं 93 आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अधिकतम आपका राइट आंसर अगर 92 दिया तो राइट होगा, और अगर 92 नहीं दिया तो 93 भी राइट होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इनके विषय की बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची में आपके जो विषय हैं, कितने विषय रहते हैं जहां पे ये कानून बना सकते हैं, किस किस के पे ग्रामीण स्वशासन कानून बना दिए। आपके देखो मेला हो, आपके जो ग्रामीण जो कच्ची सड़कें हो, आपके जल की व्यवस्था हो, आपके बिजली की व्यवस्था हो, इनके आपके कानून कौन बनाएगा, आपके ग्रामीण स्वशासन यानी पंचायत की बात की है 11वीं में। पंचायत किसकी, तो पंचायत का जो है उल्लेख है वो आपकी 11वीं अनुसूची से संबंधित है। और आपके नगर पालिका का जो उल्लेख है, नगर पालिका का जो उल्लेख है वो आपके 12वीं अनुसूची में दिया गया है। 11वीं में पंचायत है, 12वीं में आपके नगर पालिका, क्योंकि पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र में होती है और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका और नगर निगम ये जो होते हैं ये आपके शहरी क्षेत्र में होते हैं। तो विषय इसमें कितने हैं, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में 29 विषय रखे गए और आपके इस शहरी क्षेत्रों में आपके 18 विषय रखे गए। कितने विषय रखे गए, 18 विषय रखे गए। इनको किस भाग में जोड़ा गया है, तो आपके इसमें जो 22 भाग का उल्लेख है आपके संविधान में, तो आपके भाग हैं वो आपके भाग 9 में आपके ग्रामीण क्षेत्र के स्वशासन को जोड़ा गया, और आपके जो 12वीं अनुसूची है इनको भाग 9 में जोड़ा गया, 9 में जोड़ा गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको आज
12 अनुसूचियों की बात की है। मैं आपको एक बार रिपीट एकदम रिवीजन करवा देता हूँ, 1 मिनट के अंदर आपको पूरी अनुसूचियां याद हो जाएगी। प्रथम अनुसूची में आपके केंद्र और राज्यों की बात की गई है। 28 राज्य है, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी अनुसूची में है वेतन, पेंशन, भत्ते और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको वेतन और पेंशन और भत्ते, राष्ट्रपति हो गया, आपके पीएम हो गया, आपके न्यायाधीश हो गए, आपके सुप्रीम कोर्ट के हो गए, हाई कोर्ट के हो गए, उनको क्या वेतन, भत्ते और उनकी बात, पेंशन की बात की गई दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में आपके 3 अक्षरों से बनी है शपथ की बात की गई है, यानी उनके जो मंत्री गण हुए, आपके सांसद गण हैं, आपके विधायक गण हैं, उन सबको क्या दी जाएगी, आपके लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनको क्या दी जाएगी, शपथ ग्रहण कराई जाएगी। चौथी अनुसूची है वो राज्यों का बंटवारा, यानी राज्यसभा की जो सीट है केंद्र और राज्यों में बंटवारा के आधार पर कितनी सीटें किस राज्य को मिली है। तो आपके जैसे यूपी सबसे बड़ा है तो उनको 21 सीटें मिली है। राजस्थान राज्य से आपके 10 राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। तो ये आपके चौथी अनुसूची होगी। पांचवी अनुसूची की मैं बात करता हूँ, पांचवी और छठी है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। पांचवी अनुसूची में है एससी और एसटी दोनों के प्रशासन के विकास की बात की गई है। छठी अनुसूची की बात करते हैं, छठी अनुसूची है वो आपके अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और अनुसूचित जनजाति में भी 4 राज्यों की बात की गई है और उनका सूत्र है अमी में त्रिपुरा, यानी असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं। उनके उत्थान की, उनके जनजाति क्षेत्र के उत्थान की बात की है, उनके निर्वाचन से संबंधित बात की है, उनके आरक्षण से संबंधित बात की गई है, उनके उत्थान यानी विकास के संबंधित, कल्याण के संबंधित बात की गई है। तो ये आपकी 5वीं और 6वीं हो गई। 7वीं अनुसूची है जो आपके संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची की बात की है। 1950 में आपके अवशिष्ट शक्तियों की बात की है जो संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा अवशिष्ट शक्तियों के ऊपर। तो ये आपके 7वीं अनुसूची होगी। उसके बाद में आपके 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। पहले आपके शब्द मानक भाषाएं थी 1950 के अंदर, उसके बाद में एक भाषा बढ़ी जो सिंधी थी और 21वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई। 22 उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन में 3 जोड़ी गई, जिसमें 3 है आपके नेपाली, मणिपुरी है आपके और कोंकणी है। ये 3 जो है आपके 71वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसका सूत्र मैंने आपको बताया 12 मार्च। और 12 मार्च से बोडो, डोगरी और आपकी मैथिली और संथाली, ये 4 है भाषा जोड़ी। ऐसे करके वर्तमान में आपके 22 भाषा का उल्लेख जो 8वीं अनुसूची में है। तो 8वीं अनुसूची आपके किससे संबंधित है, आपके भाषाओं से संबंधित है। उसके बाद में हम 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। जो 9वीं अनुसूची है जो आपके दल बदल कानून के संबंधित, आपके भूमि सुधार संबंधी कानून है। 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार संबंधी कानून की बात की है। और एक वार्ड है वो आपका है IR एल बनाम तमिलनाडु सरकार में वार्ड है, यानी कोई भी सरकार कानून, अगर केंद्र सरकार कानून बनाती है और उसको अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो वो वाद योग्य है, और 1973 के बाद में अगर डाला जाए तो वो वाद योग्य नहीं है। कंक्लूड हो गया आपकी 9वीं। अब उसके बाद 10वीं अनुसूची में 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, यानी 52वां संविधान संशोधन 1955 के अंदर राजीव गांधी सरकार ने लाया और दल बदल कानून की बात की गई। उसके बाद में एक और 51वां संविधान संशोधन हो गया जिसमें मंत्री परिषद की बात की है, यानी मंत्री परिषदों की संख्या जो फिक्स की गई है वो 15% रखी गई। ये आपके 10वीं अनुसूची होगी। उसके बाद हम 11वीं अनुसूची की और 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। 11वीं अनुसूची आपके ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, जहां पर पंचायत की बात करते हैं। और उसके बाद 12वीं अनुसूची है वो आपके शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, जिसमें नगर पालिका से संबंधित जो है आर्टिकल है। उसमें 244 ऐसे लगा करके वो तक है, उसमें 244 आपके नगर पालिका में 244 ओ पी से लगा करके आपके ZG तक आपके हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा अनुसूचियों के बारे में। अगर यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है तो इस क्लास को अगर देखने के बाद में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जितना भी निचोड़ था वो मैंने निकाल के आपके सामने रख दिया। जय हिंद, जय भारत।